वाकई में अगर आप 42.5 लाख के करीब अगर इंडियंस आज यूएसए में हैं, तो वहां पर काम कर रहे हैं, आ जाए वापस सारे, क्या होगा? हाँ देखिए, चला तो हम ही रहे हैं पूरा विश्व। अगर आप सही मानों पे देखो, वो हिंदुस्तान ही चला रहा है। आज चाइना कहीं ना कहीं पर देख रहा है कि ये भारत वो नहीं 1962 वाला, जिस पर आप जाके कब्जा करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और आप अपनी सारी बातें बना लेंगे। ये सबसे बड़ी कूटनीति बोलो, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट बोलो, एक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है जो देखने वाली है। एंड आई होप, आपके कैमरे में बोलने जा रहा हूँ, इस तरीके के प्रयास चलते रहे नेक्स्ट टेन्योर में 100% ये जो एलएसी वाला जो हमारा जो डिस्प्यूट है खत्म हो जाएगा। मोदी 4.0 जब आएगा, मुझे 100% कह रहा हूँ ये भी रिजॉल्व होता सामने दिख रहा है। क्या मैं जब आप पाकिस्तान में जाकर सीपैक के दौरान आप वहां पर पढ़ रहे हैं, वो आपको ठीक लग रहा है? ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स अपने जो है ना, अपने डबल जो आपके स्टैंडर्ड्स है, आपको उसको कहीं ना कहीं पर फुल स्टॉप लगाना है। भारत बहुत सक्षम है और जिस तरीके जवाब दे रहा है, और ये जो एक स्वप्न है हमारा पीओजे का, मुझे लगता है खुद ना ऑटोमेटिकली हमारी झोली में आ जाएगा। जो वहां के आज, यू मार्क माई वर्ड्स, जो आज वहां के हालात हैं, मुझे लगता है कि ये सपना हमारा जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं। और आज चाइना भी कहीं ना कहीं पर रियलाइज करता है कि अगर इनके साथ हम भिड़े रहे या हम इनके साथ ये सब करते रहे, तो कहीं ना कहीं पर जैसे ताइवान के साथ एंगेजमेंट्स हो रही हैं, फिर एग्रीमेंट जैसे हमारे वेस्ट के साथ चल रहे हैं, और उन्होंने कि बेटर है कि थोड़ा पीछे हट जाओ, और जैसी स्थिति जो 2020 वाली है हम उस पर आ जाएंगे कि पाकिस्तान विल स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स और वेरी सून। आज हालात ही उनके ऐसे हैं, क्या मतलब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इकोनॉमिक करंट से वो निकल रहे हैं, भुखमरी वहां पर पड़ी है, आईएमएफ ने भी मना कर दिया कि आपको फंड्स नहीं देंगे, चाइना भी पीछे हट रहा है, क्योंकि सीपैक के दौरान इतना डेट उन पर चढ़ चुका है, इतना डेट चढ़ चुका है, मानो हर जगह से पाकिस्तान जो है फंस चुका है, एक कटोरा भीख की तरह मांग रहा है सबसे, पर कहीं से कोई चीज उनको मिल नहीं रही। या हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पुलिस की अगर मैं बात करूँ, या जितनी भी फोर्सेज हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और ये कुछ अंतिम चरण पे है सब कुछ। मुझे लगता है कि ये सब पूरा वॉश आउट हो जाएगा। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की अगर बात करें तो न केवल जम्मू कश्मीर के सराउंडिंग्स में भारतवर्ष की जो नेबरिंग कंट्रीज है, काफी कुछ घटित हो रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में पिन प्रिक्स करने का प्रयास कर रहा है, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद भी पाकिस्तान यहाँ पर लगातार आतंक को प्रायोजित कर रहा है। और यही कारण है कि नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद अखनूर में चौथा आतंकी हमला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात करें तो ईस्टर्न लद्दाख या फिर एलएसी की अगर बात करें तो जिस प्रकार एक कूटनीतिक जीत भारत की हुई है 2020 के बाद, जिस प्रकार भारत और चीन के बीच लगातार सीमा पर तनाव देखने को मिल रहा था, और उस पर एक समझौता नजर आया है और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर भारत, पाकिस्तान, चीन और जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो ये घटनाएं, ये इंसिडेंट्स किस ओर इशारा कर रहे हैं और किस प्रकार भारत पूरे विश्व में ग्लोबल शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है और उसका वर्चस्व साफ नजर आ रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जम्मू सिविल सोसाइटी की बुलंद आवाज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल गौरव गुप्ता जी। गौरव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार गौरव जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो चुका है। एक खुशाइन बात है, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री और यूटी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिन प्रिक्स की जा रही है, और कुछ ही दिनों में चौथा आतंकी हमला अखनूर, उससे पहले गुलमर्ग, उससे पहले गांदरबल, उससे पहले शोपियान, क्या कहेंगे? देखिए, वाकई में खुशी की बात है कि यूटी बनने के बाद पहली बार यहाँ पर असेंबली का चुनाव हुआ, और जिस तरीके के परिणाम सामने आए, और आज यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जिस तरीके सरकार यहाँ पर चला रहे हैं, और उसमें बड़ा बैलेंस तरीके से उन्होंने, अगर आप देखा होगा कि अपने जो मंत्री भी बनाए, तो डिप्टी सीएम जम्मू से थे सतीश शर्मा जी को भी लिया अपने कैबिनेट में, तो एक तरफ से अच्छी शुरुआत है। पर देखिए, जब ये सारा सक्सेसफुल तरीके से हो गया, वोटर टर्नआउट भी अच्छा हुआ, वोट शेयर भी अच्छी मात्रा में लोग भी निकल कर आए, अब ये कहीं ना कहीं पर एक बुखलाहट है पाकिस्तान की, जो ये सब टॉलरेट नहीं कर पा रहा कि इतनी शांति यहाँ पर कैसे होगी। तो आज मुझे लगता है कि उसी की श्रेणी में ये एक पूरी उनकी जो पूरी प्रोसेस है, पूरी अगर आप इफ यू लुक एट द ट्रेजेक्ट्री, जिस तरीके यहाँ पर जो हालात, मैं आज नहीं कहूंगा कि आज ही बन गए,
ये बनते ही आ रहे हैं क्योंकि ये देख नहीं पा रहे हैं कि जिस तरीके का डेवलपमेंट का मंजर यहाँ पर जो हुआ जम्मू कश्मीर, इतने एक पीसफुल तरीके से पूरे चुनाव का होना और उसके बाद ऐसे रिजल्ट्स आने और उसके बाद मानो हर एक चीज प्लान्ड वे में चल रही है और कहीं ना कहीं पर एक बुखलाहट है पाकिस्तान की। इसमें फॉरेन टेररिस्ट इन्वॉल्व है, इसमें बहुत चीज लोग ऐसे ऐसे इन्वॉल्व है जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर कभी प्रगति की तरफ बढ़ ना पाए, पर जम्मू कश्मीर मुझे लगता है कि रुकेगा नहीं। जिस तरीके केंद्र की जो पॉलिसीज हैं और जिस तरीके से केंद्र इतना एक सीरियसनेस से जम्मू कश्मीर को देखता है, मुझे लगता है कि ये उनकी बुखलाहट है, नथिंग एल्स। क्योंकि उनके घर में खुद अगर आप देखिए आज पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आज पाकिस्तान खुद एक टूटने की कगार में है जो इकोनॉमिक क्रंच से निकल रहा है। और मानो एक साइड पे बलूचिस्तान की बलूचीज की मूवमेंट चल रही है PLA की, दूसरी तरफ में खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं, पश्तून, अभी मानो पीछे आपने देखा पश्तून के वहां पर वो जो इनकी डोरंट लाइन में वहां पर अफगान के साथ जो टच करते हैं, उन्होंने तो वहां पर एक ना वहां पर जीरगा किया। अब जीरगा एक ना स्पेशल टाइप की पंचायत होती है, उन्होंने वहां पर जीरगा किया कि यहाँ पर अपने क्लियर कट बोल दिया कि पाकिस्तानी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी आर्मी को बोल दिया कि 60 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया कि आप इसको यहाँ पर खाली करो और यहाँ से निकलो यहाँ से, क्योंकि उनका अपने इश्यूज हैं वहां पर जो वहां की पश्तून है। बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि यहाँ के रिसोर्सेज सारे लूट ली गए। चाइना का जब CPEC जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद मानो आज एक अनरेस्ट जहां पर खुदा है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस बनी रहे और आज उसमें ये उन्हीं की बुखलाहट का एक मुझे लगता है कि एक मजर है जो आज वो परिणाम कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आज भारतीय सेना की अगर मैं बात करूं या हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पुलिस की अगर मैं बात करूं या जितनी भी फोर्सेज हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और ये कुछ अंतिम चरण पे है सब कुछ। मुझे लगता है कि ये सब पूरा वॉश आउट हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जिस तरह आपने खैबर पख्तूनख्वा का की जिक्र किया, जिरगा का जिक्र किया, वहीं अगर POK की अगर बात करें, वहां पर वॉइसेस ऑफ डिसेंस और रिजेंटमेंट लगातार सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार ब्रुटलिटी वहां पर पाकिस्तान आर्मी द्वारा की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए वहां पर POJK के रीजन में अगर आप देखिए ना, ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बलूचिस्तान की बात की, फिर मैंने खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात की, फिर पश्तून की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध की बात करता हूँ या पंजाब के रीजन की मैं, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखिए पाकिस्तान का, आज मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यूज में कहा कि पाकिस्तान विल स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स और वेरी सून। आज हालात ही उनके ऐसे हैं, क्या मतलब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इकोनॉमिक करंट से वो निकल रहे हैं, भुखमरी वहां पर पड़ी है, IMF ने भी मना कर दिया कि आपको फंड्स नहीं देंगे, चाइना भी पीछे हट रहा है क्योंकि CPEC के दौरान इतना डेट उन पर चढ़ चुका है, इतना डेट चढ़ चुका है, मानो हर जगह से पाकिस्तान जो है फंस चुका है, एक कटोरा भीख की तरह मांग रहा है सबसे, पर कहीं से कोई चीज उनको मिल नहीं रही। और चाइना भी इतना कर्जा दे बैठा है, इतना कर्जा दे बैठा है कि वो भी अब देख रहा है कि किस लिमिट तक हम इनके साथ जुड़े। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अगर आपने देखा होगा UAE दुबई की, अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, 10,000 एकड़ लैंड वो उन्होंने वो पाकिस्तान को थोड़ा सा फंड्स दे दिए और उसके तहत उन्होंने वहां पर 10,000 समझो कि एकड़ की लैंड ले ली, उन्होंने ले ली कि वहां पर वो एग्रीकल्चर करेंगे। तो वो देश के तो वैसे टुकड़े होते जा रहे हैं और वो वैसे ही इतने डेट पे डूब चुका है, जो मतलब कि वहां की स्थिति तो खुद एक सामने दिख रही है, जो इकोनॉमी है वहां की डूबी हुई है, भूख मरी का वहां पर एक मजर है। वहां पर तो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, हम तो खराब है, थोड़े बहुत पंगे हम इधर भी लें। और पर मुझे लगता है कि भारत बहुत सक्षम है और जिस तरीके जवाब दे रहा है, और ये जो एक स्वप्न है हमारा POJ का, मुझे लगता है खुद ना ऑटोमेटिकली हमारी झोली में आ जाएगा। जो वहां के आज, यू मार्क माई वर्ड्स, जो आज वहां के हालात हैं, मुझे लगता है कि ये सपना हमारा जल्दी पूरा हो जाएगा क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे अल्टीमेटम मिलना, जैसे मैं जो जीरगा की बात करता हूँ, एक स्पेशल पंचायत है पश्तून वहां पर की, उन्होंने बोला 60 दिनों में भैया खाली करो, ना हमें आपकी आर्मी चाहिए, ना हमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चाहिए, हमें यहाँ पे फ्री करो। तो एक ऐसा बीज जिसको इन्होंने यहाँ पर बुआ, समझो कि आज खत्म हो गया है, तबाही के मंजर से पाकिस्तान निकल रहा है और यही उसकी बुखलाहट है जो छुटमुट पंगे ले रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और कुछ नहीं है। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों से हुई है और जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा है और कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को निश्चित तौर पर जाता है, जो आज वैश्विक स्तर पर भारत को सम्मान मिलता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि वर्ष 2020 के बाद जिस प्रकार LAC पर ईस्टर्न लद्दाख की अगर बात करें, तनातनी चल रही थी, उसके बाद गलवान वैली की तस्वीरें, हम सब उससे बड़ी भांति वाकिफ हैं। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन से पहले एक बड़ी कूटनीतिक सफलता भारत को मिली है और जिस प्रकार इस वक्त डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस डेमचोक और डेप्सोंग से वैली से शुरू हो चुकी है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं?
देखिए, बहुत मेजर, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मानो आज भारत ने अपना लोहा मनवाया। शुरू करने से पहले मैं इस डेवलपमेंट पे ये बात करूंगा। आज हम वासुदेवा कुटुंबकम की बात करते हैं, और एक हमारा ही स्लोगन जब G20 पे हुआ, तो आज आप देखिए भारत की जो आज स्थिति है ना, बहुत बड़ी एक साउथ एशिया की, एक जब हम बोले एक इमर्जन, जो जिस तरीके का इमरजेंस हो रहा है, जिस तरीके का एक लीडर बनकर सामने आया है, हर एक मुल्क, हर एक आज कंट्री इंडिया की तरफ देख रही है। उसके पीछे रीजनिंग है, उसके पीछे रीजन है, एक तो चलो एक हमारी यूथ पॉपुलेशन, क्योंकि आगे जो जमाना है, जो जमाना चल रहा है, वो सारा टेक्नोलॉजी का है। और हमारी मोर देन आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अगर 65% के करीब अगर हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, वो 35 के करीब, मतलब 35 के उस आंकड़े में आती है। और ऑटोमेटिकली हर एक देश हमारी तरफ देख रहा है, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कि किसी भी तरीके की डेवलपमेंट होती है, खासकर सेमीकंडक्टर पर आऊंगा मैं, तो सबसे बड़ा कंज्यूमर, सबसे बड़ी मार्केट और जितने बड़े टेक जायंट्स हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं? और उसी की तहत, उसी की एक एक लिंक में आज ये जो चाइना वाली मैं डेवलपमेंट देखता हूँ, क्योंकि चाइना अब समझ रहा है, क्योंकि वेस्ट एक तरफ से पूरा लगा हुआ है कि हिंदुस्तान उनको एक खूबसूरत सा एक इकोनॉमी की एंगल से अगर आप देखिए, अगर आप ट्रेड के एंगल से देखिए, अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरीके के हो रहे हैं, उन सबको देख रहा है कि दिख रहा है कि इस समय जो मार्केट है, जो सबसे बड़ा मार्केट, एक वोलेटाइल, एक बड़े शेप में जो मार्केट निकल के उभर के आया, वो हिंदुस्तान ही आया है। उसी की डेवलपमेंट में आज एक, जब ब्रिक्स का समिट हुआ खजान में, और 16वां ब्रिक्स का समिट था, और रशिया ने उसको वहां पर किया, और जब खजान में ये डेवलपमेंट सामने निकल गई, लगभग सूर्य जी आप मेरी बात मानिए कि 17 राउंड्स इंडिया और चाइना के डिप्लोमेट्स के हुए, और लगभग 21 राउंड्स ऑफ कॉप्स कमांडर्स की मीटिंग्स हुई। उसके बाद ऑलमोस्ट 54 मंथ्स के बाद आज ये डिसएंगेजमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ, और आज चाइना कहीं ना कहीं पर देख रहा है कि ये भारत वो नहीं है 1962 वाला, जिस पर आप जाके कब्जा करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, और आप अपनी सारी बातें बना लेंगे। रिसेंट कुछ पहलू हैं जो मैं जोड़ूंगा इस मीटिंग से पहले। इस डिसएंगेजमेंट वाला डिसीजन एक हिस्टोरिक जो डिसीजन हुआ, मानो 2020 वाली स्थिति आज वापस आ गई। जब कोविड आया, उस समय और ज्यादा अग्रेसिव तरीके से गलवान में आपने देखा क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। रिसेंट डेवलपमेंट इसके साथ ही मैं लिंक करता हूं। आपने देखा होगा कि ताइवान ने अपना TECC सेंटर, ताइपाई इकोनॉमिक कल्चरल अपना सेंटर खोला बॉम्बे में, और उनको तीसरा इनका सेंटर खोला, और वहां से इमीडिएटली चाइना के वहां से ना डिप्लोमेट्स, वहां से उनके वहां के जो उनके बड़े ऑफिशियल्स जो मंत्री हैं, वो डालते हैं ट्विटर पे, डालते हैं कि ये हम इसको टॉलरेट करेंगे कि भारत आज रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको ताइवान की बात कर रहा हूँ, आज उसके साथ मिलकर अपना ऑफिस भी यहाँ पर खोल के, मानो तीसरा ऑफिस खोला, दिल्ली के बाद, चेन्नई के बाद तीसरा ऑफिस एस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद फिर उनको ये अच्छा नहीं लगा, वहां पे ट्विटर पे चल रहा था, उसके थोड़े दिन के बाद डिसएंगेजमेंट की बात हुई। एक प्रेशर डल रहा है, एक कहीं ना कहीं पर प्रेशर चाइना पे डल रहा है, और उन्होंने कहा कि इंडिया को ये सब नहीं करना चाहिए, इनको ऑफिस क्यों खोलने दें। तो उस दौरान ना मैंने भी यहाँ से एक ट्वीट किया, मैं क्या, जब आप पाकिस्तान में जाकर CPEC के दौरान आप वहां पर पढ़ रहे हैं, वो आपको ठीक लग रहा है? ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स अपने जो है ना, अपने डबल जो आपके स्टैंडर्ड्स है, आपको उसको कहीं ना कहीं पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अब रशिया में जाकर जब ये खजान में जब ये डेवलपमेंट होती है, मानो पुतिन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज जो एक नई, जो अगर आप देखिए एक न्यू पावर जो यहाँ पर खुल के आ रही है, वर्ल्ड पावर, न्यू वर्ल्ड पावर की बात करें, वो इस साइड पर इंडिया, चाइना, रशिया इकट्ठा होना, वेस्ट को आज कहीं ना कहीं पर घबराहट है ठीक ठाक तरीके की, कि ये मर्जर कितनी बड़ी एक यहाँ पर ब्रिक्स की, यहाँ पर एक इकट्ठे हो रहे हैं सारे नेशन, ऑलमोस्ट अब 9 कंट्रीज इसमें आ गई हैं। तो वो देख रहे हैं कि कहीं पर ना कहीं पर जो हमारी एक मोनोपोली थी डॉलर्स की, डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे। कल को अपना करेंसी भी लॉन्च कर दिया ब्रिक्स ने, और उसमें आपने देखा होगा एक पुतिन जी की वो एक फोटोग्राफ, वो ब्रिक्स का एक ना वो नोट लेकर दिखा रहे हैं कि फ्यूचर तो वही है, कि वो बोला कि यार ये डी डॉलराइजेशन है, हम इसको खत्म करेंगे। आज अमेरिका में भी आपने देखा इलेक्शन चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की जब आप संभावना है जीतने की, और उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि जो जो देश जो ये सब इसमें पड़ेंगे तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो आज मानो कहीं ना कहीं पर जो ये एक मेजर डेवलपमेंट, जो कभी मैं बोलता हूं कि वेस्ट ने, यूएसए ने सोचा ही नहीं था कि दिस इज गोइंग टू हैपन, तो वो ऐसा हुआ वहां पर, और आज मजबूर हो गए। अभी जयशंकर जी का ना परसों पूना में ना एक वहां पर उनका एक कार्यक्रम था, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि ये सब कैसे संभव हुआ।
ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि इंडिया की जब हम कूटनीति की बात करते हैं, एक तो पीछे नहीं हटे, अड़ियल तरीके से अपने पूरे दबाव से पूरी वहां पर जिसको हम एलएसी बोलते हैं वहां पर कामयाब रहे, वहां पर 2020 के बाद। और उल्टा हमारा इंफ्रा भी बढ़ा, आज इंफ्रा भी बढ़ा। ये दोनों चीजों में देखा कि भैया ये वो भारत नहीं है जिसको आप जाकर एकदम जाकर आप डोमिनेट करोगे, अपना आप जोर जबरदस्ती करोगे, फिर घुसोगे। और आज चाइना भी कहीं ना कहीं पर रियलाइज करता है कि अगर इनके साथ हम भिड़े रहे या हम इनके साथ ये सब करते रहे तो कहीं ना कहीं पर जैसे ताइवान के साथ एंगेजमेंट्स हो रही हैं, फिर एग्रीमेंट जैसे हमारे वेस्ट के साथ चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि बेटर है कि थोड़ा पीछे हट जाओ और जैसी स्थिति जो 2020 वाली है हम उस पर आ जाएंगे। बेस्टेस्ट डेवलपमेंट इसके बीच में अगर आप देखो एलएसी का जो सबसे बड़ा जो बात है, चलो डिसएंगेज होना, स्टैंड ऑफ खत्म होना, वो सारी चीजें ठीक है। नंबर सेकंड, अगर आपने वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज जो देखने वाली थी वो थी एलएसी। एलएसी ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 4057 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं। एक साइड पे जब हम वेस्टर्न साइड पे बात करते हैं तो वहां पर लद्दाख और कश्मीर का रीजन आता है, फिर आप मिडिल साइड पर आते हैं, मिडिल साइड में फिर आपका उत्तराखंड आ जाता है, साथ ही हिमाचल आ जाता है, फिर आप ईस्टर्न वाली साइड पे जाते हैं, वहां पर अरुणाचल प्रदेश आता है। नंबर सेकंड जो डिस्कशन सबसे बड़ी वहां पर हुई कि हम लोग वहां पर जब प्रधानमंत्री हमारे और वहां पर उनके प्रेसिडेंट जब सामने हुए और जहां पर जो उनकी लगभग 50 मिनट की उनकी डिप्लोमेटिक जो है बायलैटरल टॉक्स चली, और उसमें जो बात जो मेन जो महत्व देने वाला है, जो सबसे बड़ी है, इससे भी बड़ी, डिसएंगेजमेंट से भी बड़ी, कि दोनों साइडों ने आपस में बैठ के ये डिसाइड किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारा डिस्प्यूट है बॉर्डर का, दोनों ही तरफ के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे और हम ऑफिशियली वो जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट है हम उसकी रूपरेखा, उसकी बॉर्डर की लाइन को हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। मतलब मानो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। मैं बोलता हूँ डिसएंगेजमेंट तो हुई, चलो जो हुई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो ऐसी अनऑफिशियल जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम बात करते हैं, एक साइड पर आप देखिए अक्साई चिन हमारा हिस्सा जिसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने डिस्टर्बेंस डाली है, जिस तरीके की उनकी हरकतें, ये सबसे बड़ी कूटनीति बोलो, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट बोलो, एक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है जो देखने वाली है। एंड आई होप, आपके कैमरे में बोलने जा रहा हूँ, इस तरीके के प्रयास चलते रहे, नेक्स्ट टेन्योर में 100% ये जो एलएसी वाला जो हमारा जो डिस्प्यूट है खत्म हो जाएगा। मोदी 4.0 जब आएगा, मुझे 100% कह रहा हूँ ये भी रिजॉल्व होता सामने दिख रहा है। गौरव जी, एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह वैश्विक अगर मानचित्र की अगर बात करें, भारत का बढ़ता प्रभुत्व पूरे इंटरनेशनल एरिना में नजर आ रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने जिस प्रकार कॉर्नर किया चाइना को, वो तस्वीरें भी हम सबके सामने हैं, और कहीं ना कहीं निरंतर दबाव चाइना भी झेलता हुआ नजर आया है। लेकिन चाइना की इंटरनल सिचुएशन की अगर बात करें, अर्थव्यवस्था उसकी थोड़ी स्लो डाउन होती नजर आ रही है। यूरोप और अमेरिका ने टैरिफ उसके प्रोडक्ट पे बढ़ा लिया है, और कहीं ना कहीं अब वो भारत उसका एक कॉम्पिटिटिव बन चुका है। बांग्लादेश की जो हालात हैं, जो बांग्लादेश की जितनी भी इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था, आज वो एक्सपोर्टर्स भारत को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में भारत का बढ़ता कद, और उसको लेकर भी चीन शायद कहीं ना कहीं ये चाहता है कि भारत से संबंध खराब ना करे। क्या कहेंगे? देखिए, ओवरऑल आज चाइना भी समझ चुका है कि जिस तरीके की भारत एक उभरती एक ताकत, एक सबसे आगे निकली आई है। जब आप इकोनॉमी की बात करें या किसी भी लेवल की आज बात करो, भारत हर देश यहाँ पर आना चाहता है। आज मानो वो कंपनी है जो यहाँ से जान चली गई थी, वो भी वापस आ रही है, कि उनको फ्यूचर यहाँ पे ही दिख रहा है। और फ्यूचर क्यों दिख रहा है? क्योंकि आज भारत ने अपनी छवि वैसे बना ली, और ये छवि ऐसे नहीं बन गई, ये बड़ा, मतलब ये हम बोलेंगे कि वी आर ब्लेस्ड कि यहाँ पर जयशंकर जी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर अमित शाह जी, पूरी टीम है। देखो, इट्स अ टीम वर्क। अभी कल का देखो ना, वो पीयूष जी का वो जो मेट्रो वाला इंसिडेंट आप देखिए, आप वो चांसलर वहां से जर्मनी से आए हैं, तो वहां पर जो उनकी टॉक चल रही थी, एक मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे, एक छोटा सा इंसिडेंट है, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे, तो पीयूष जी ने जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं जो जर्मनी से आए, उनको कहा कि ये हम यहाँ पे सुरंगों का काम लगा हुआ है इतने बड़े लेवल पर। हमारे जो कॉमर्स के हैं जो यूनियन मंत्री, उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर को कि इतना बड़ा लेवल पर हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, सुरंगों का काम चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। कहते हैं हमें दिक्कत ये आ रही है कि हम जर्मनी को ऑर्डर जब देते हैं तो जर्मनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो ये टनल्स को ना बोर करने की मशीन होती है, वो आप अल्टीमेटली पहले आप ही बनाते थे, आज आप चाइना से क्यों बनवा रहे हैं?
सीधा मुंह पे बोल दिया और ये पूरा वायरल हो रहा है कि आप चाइना से क्यों ना, हमें दिक्कत आ रही है कि हम आपको ऑर्डर देते हैं, चाइना उसमें टाइम लगाता है। अब वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ना उन्हीं को बोल दिया कि भैया आप ये सब जो है ना हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के आप यूनिट लगा दो। ये जितनी टनल्स बनती है ना सूरी जी, उसके लिए बोर करने के लिए बहुत बड़ी एक मशीनरी लगती है। मुझे आई एम नॉट एबल टू हैव द नेम ऑफ दैट कंपनी जो स्पेशलाइज्ड है इसमें, और शुरुआत वो जर्मनी से हुई और जर्मनी ने फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग आगे चाइना से करवाना शुरू कर दिया। कहते ऑर्डर हम आपको दे रहे हैं, आप चाइना को बोलते हो कि वहां भेजो मशीनें, तो वो टाइम लग रहा है उसमें, तो व्हाई नॉट है। आप एक साइड पर बोलते हो कि भैया जर्मनी का ही एक DW एक पेपर है वहां पर, जर्मनी बेस्ड वहां पर एक पेपर है, उसने थोड़ी देर पहले लिखा था कि आज चाइना के साथ जैसा वेस्ट के रिलेशंस हैं, पूरे यूरोप के रिलेशंस हैं, और जिस तरीके चाइना और USA की जो एक सामने एक दिख रही है टेक को लेकर एक वॉर सी ऐसे लगी हुई है, सामने दिख रहा है सब कुछ, तो लगता है कि हम ज्यादा देर चाइना में नहीं अपना वो करेंगे, हमें फोकस क्लियर कट लिख रहे हैं कि हमें फोकस हमें इंडिया पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से हमें सारा का सारा जो है फोकस इंडिया पे शिफ्ट करने के बाद वहां पर हमें विकल्प ढूंढने होंगे। अब वहां पर हंसी हंस रहे, कहते यार ये हिपोक्रेसी और ड्यूल स्टैंडर्ड्स क्यों, आप यहाँ पर खोल दो ना फिर। तो मेरे कहने का मतलब है आज वो लेवल ही अलग है, आज वो लेवल अलग है। आज हिंदुस्तान को हर एक जो मुल्क है वो उसी तरीके देख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति जिस तरीके एक उभर के हिंदुस्तान आ गया है ऐसा कभी नहीं था, और बड़े ही मेहनत और कितनी इसमें मैं बोलूंगी कितनी एक ऐसी मीटिंग्स हुई होंगी, ऐसे रिफॉर्म्स बने होंगे कि आज हिंदुस्तान की स्थिति ऐसे है कि मानो पूरा आज अगर आप पूरे वर्ल्ड की जब मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा ना एग्जाम्पल देता हूँ उसमें, जब हम रावण की बात करते हैं, हम हनुमान की बात करते हैं, ताकतें दोनों की बराबर थी, पर यह है कि जो हनुमान जी थी उनकी ताकत को ना एक जगह जाके रोक लिया गया, रावण की ताकत को नहीं रोका, वो डिस्ट्रक्शन में चली गई। आज हनुमान की जब ताकत को एक जगह रोका और हनुमान से प्रभावित राम के लिए, क्योंकि राम के साथ हो रहे हैं ना प्रभावित, आज वही हिंदुस्तान है, आज वही हिंदुस्तान है जो हनुमान है। और वाकई में अगर आप 42.5 लाख के करीब अगर इंडियंस आज USA में हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, आ जाए वापस सारे, क्या होगा। आप देखिए चला तो हम ही रहे हैं, पूरा विश्व अगर आप सही मानों पे देखो वो हिंदुस्तान ही चला रहा है आज, तो हमारे ही ब्रेन है जो बाहर गए हो जो सबको चला रहे हैं, और आज हर कोई समझ रहा है कि ये एक उभरती एक ऐसी ताकत है जिसको कोई नहीं रोक सकता, और आज उसी के परिणाम है नए प्लेटफॉर्म पे रोज कुछ ना कुछ आप नया देखते हैं। आपने ही बात तभी छेड़ी, अब मोहम्मद म्यूजिक की बात करूं, जब मैं उसी तरफ ही आ रहा था, मालदीव का जो यू टर्न था किस प्रकार चाइना से प्रभावित होकर जब उन्होंने शुरू किया, ठीक है मानो जी पानी भी मंगा लिया पहली बार, आज घुटने टेक दिए, आज हिंदुस्तान फिर वहां पर चला गया। और आप यू मार्क माय वर्ड, मोहम्मद यूनिस की भी वही हालत होने वाली है बांग्लादेश में जो हुआ। अभी तक सूरी जी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जो वहां पर जो बांग्लादेश में जो क्या है, शेख हसीना का जो रेजिग्नेशन है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिल रहा है उनको, बोलते हैं कैसे कि ये क्या हो गया। आप सुनो, आज बांग्लादेश भी, आज यू मार्क माय वर्ड्स, बांग्लादेश भी उसी कगार में आएगा जहां पर डिपेंडेंसी इन पर रहेगी, और वो होना ही होना है। इतनी अच्छी इकोनॉमी थी, खूबसूरत इकोनॉमी थी, और वेस्ट के चक्कर में आकर, जब मैं डोनाल्ड ल्यू की बात करता हूँ, एक ही बार गया वहां पर सेंट मेरी आइलैंड पे जाकर उसने हलचल शुरू कर दी। दैट वाज द डिस्प्यूट ना, वही हुआ ना जब शेख हसीना ने जून में बोल दिया था एक गोरा देश यहाँ पर आकर एक सेंट मेरी आइलैंड है उसको कैप्चर करना चाहता है। तो देखिए वेस्ट का वो डोनाल्ड ल्यू, जब मैंने हर जगह बोला, वो आज वही एक आदमी है जो आज बांग्लादेश में अनरेस्ट देख लो, और वहां पर आज उनकी इकोनॉमी का हाल देख ही रहे हैं जो वहां पर बना हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सारे प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, आज चाइना जैसा जैन इतना बड़ा देश आज देखो कहां पर आज सरेंडर करता है, वो सामने दिख रहा है। तो बड़ा क्लियर कट है, मैसेज इज वेरी क्लियर कि आज भारत एक सबसे बड़ी उभरती ताकत है जिसको कोई भी हल्के में नहीं लेना चाहता, जो कि साथ जुड़ना ही चाहता है। लेकिन इन सब के बीच इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ऐतिहासिक समझौता ये नजर आ रहा है 2020 के बाद, जो तनाव था कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट होता नजर आया है, लेकिन फिर भी चाइना पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका जिक्र विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया कि पहले ये डिसएंगेजमेंट होगी, उसके बाद ट्रस्ट अगर डेवलप होगा, उसके बाद राजनीतिक और व्यापारिक संबंध मधुर बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए उनकी बात सही है, और जिस तरीके की अगर मैं डैपसंग की बात करूं या आज मैं डैमचोंग की बात करूं जहां पर डिसएंगेजमेंट ऑलमोस्ट शुरू हो गई और सारा का सारा पहले वाली स्थिति बन जाएगी, पर मुझे लगता है कोई विकल्प भी नहीं है चाइना के पास, क्योंकि चाइना भी तो देख रहा है ना, एक तरफ से ताइवान वाली जो ये सारी इस साइड पर आप आ जाए, एक साइड से आप वेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ
चाइना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। चाइना नहीं करेगा क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी आज की डेट में इकोनॉमी जो है हीलिंग हुई है। आज चाइना के साथ ट्रेड हमारा वैसे ही चल रहा है। आपको सूर्य जी मैं हैरानी होगी बता शेयर करते हुए जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इकोनॉमी भी जो हमारा ट्रेड चलता था चाइना के साथ वैसे ही चल रहा है। और चाइना और आज अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि चाइना की इकोनॉमी वहां पर खुद एक रन चल रहा है। तो आज मुझे लगता है कि हमें ठीक है, इट्स टू अर्ली कि हमें विश्वास नहीं करना देना चाहिए, ऐसा एकदम ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए कि भाई इन लोगों ने पहले भी ट्रस्ट किया था, इन्होंने क्या किया। पर मुझे लगता है आज विकल्प नहीं है उनके पास, क्योंकि जिस तरीके का एक माहौल यहाँ पर बन रहा है। अब देखो छोटा TCC सेंटर खुलने के बाद एकदम उनका रिएक्शन आना कि भाई यहाँ पर ये कैसे खुल गया सेंटर, और TEC खुलने और तीसरा सेंटर खुला, और जिस तरीके की डेवलपमेंट्स ताइवान के साथ चल रही है ऑलरेडी। आप सेमीकंडक्टर देखिए, अगर आप गुजरात की जब मैं बात करता हूँ सन्नत में, और वहां पर सन्नत में और नॉर्थ ईस्ट में मोरीगांव, और सन्नत और दुलेरा राजस्थान सॉरी गुजरात में, सन्नत दुलेरा गुजरात में और मोरीगांव असम में टाटा के साथ मिलके ऑलरेडी ताइवान के सेमीकंडक्टर्स की वो सारा काम वहां पर चल रहा है। मानो काम भी शुरू हो गया। अब चाइना में तो देख रहा है सब कुछ ये क्या चल रहा है, तो वो भी देख रहा है कि ये सेमीकंडक्टर भी अपने यहाँ पर इन्होंने बनाना। हालांकि बहुत से देश इसमें बहुत से आगे, हम बहुत पीछे हैं। आज तो समझो नैनो की बात हो रही है, 1 नैनो की बात कर रही है, हम तो भी 20-25 नैनो वाला जो एक सेमीकंडक्टर है उसकी फर्निशिंग पे आ रहे हैं कि वैसे बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज चाइना देख रहा है कि भाई इन लोगों से अब हमें आराम से कॉम्प्रोमाइज करके ही चलने में हमारी बेहतरी होगी, नहीं तो ये ना हो कि वेस्ट इनके साथ जुड़ जाए यहाँ पर इस साइड से, और एक तरफ की एक पूरा घेराबंदी हमें हो जाए। तो वो चाइना आज समझ रहा है। मुझे लगता है कि चाइना करेगा नहीं ऐसा, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसको भी पता है वो मरेगा। गौरव जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में और महत्वपूर्ण जानकारी खासकर भारतवर्ष के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चाइना और पाकिस्तान पर आपने प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारा आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।